हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, वो भी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक। वो भी सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। और इसमें वैसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और लास्ट ईयर 5 सालों का इसमें क्वेश्चंस है। और ये सारा क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना, तो फिर आपको आपका सब्जेक्टिव मतलब नहीं छूटेगा, ज्योग्राफी से कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और इतना आपको ये गारंटी होता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको 1 से 2 बार देख लिए और याद कर लिए तो फिर समझिए आपका ज्योग्राफी से सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए झटपट से, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। और हाँ, और सारे वीडियोस मैंने बना के अपलोड किए हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 दिए थे। तो इसमें हम लोग 1 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक दिखने वाले हैं। तो ये वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन लंबा होने से ये फ़ायदा है कि इसमें पूरा क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है 1 से लेकर 8 तक, तो सारा क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। आपको ज़्यादा वीडियो ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 8 तक मिलेगा। इसके बाद हिस्ट्री का आएगा, फिर सिविक्स का आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स का आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आएगा जो वीडियो आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पर आपको एक अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इतना तो है कि आप 450 मार्क्स ज़रूर लाएंगे अगर यहाँ से पढ़ते हैं मतलब मैं जो बताती हूँ अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तब। बिना फॉलो किए हुए तो नहीं होने वाला भाई ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पूछा हुआ है हमारा कि भूकंप हो गया और सुनामी हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर क्या होता है। तो देखिए, भूकंप क्या है। तो भूकंप पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। यानी जब क्या होता है कि पृथ्वी है, ठीक है, अगर उसके भूपटल मतलब होता है ऊपरी परत पे, अगर उस पर तनाव आता है या फिर उसकी जो सतह है उस पर अचानक मतलब कंपन होने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे विनाशकारी विपदा है जिससे मानवीय जीवन को हानि हो सकती है नहीं, होती है कि नहीं। अब लोग भूकंप का नाम सुन के ही कितना डर जाते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग सुने ही होंगे कि 2008 वगैरह में सुनामी वगैरह आया था तो कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ था सारे लोगों को। देखो, तो भूकंप इसी को कहा जाता है। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ये याद रखिएगा। भूकंप क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और ये सबसे विनाशकारी होती है और मानवीय जीवन को क्या करती है, तो हानिकारक होती है मानवीय जीवन के लिए, ओके। उसके बाद देखिए सुनामी के बारे में। सुनामी समुद्र के तल पर या इसके नीचे जो भूस्खलन होती है और भूकंप के कारण होती है। भूस्खलन मतलब होता है जो भूमि होती है उसके नीचे की परत, ठीक है, और उसके कारण क्या होती है, तो भूकंप आती है, तो वही चीज़ हमको कहलाती है क्या, सुनामी। उसके बाद देखिए, यह भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। महासागर की तली में जब कंपन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी। याद रखिएगा, जब महासागर जो है, महासागर के तल में क्या होता है, कंपन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताइए। ये भी पूछता है, कभी ये पूछ देगा कि सुनामी के बचाव से बताइए, कभी भूकंप के बचाव से बताइए, कभी सुखाड़, ये सारी चीज़ों से। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ओके। देखो, सुनामी से बचाव के 3 उपाय यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। अगर मान लीजिए सुनामी आता है तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो तटवर्ती भागों में ज्वारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम करके सुनामी से बचा जा सकता है।
समुद्र तल से दूर और ऊंच स्थलों पर जाकर भी सुनामी से बचा जा सकता है। ठीक है, मतलब समुद्र तल जहाँ है वहाँ नहीं, उससे दूर और ऊंचे स्थान पर, ये नहीं कि नीचे, सुनामी तो पकड़ के लेके चला ही जाएगा। ठीक है, तो ऊंचे स्थानों पे रहना है और समुद्र तल से हमें दूर रहना है। ओके, उसके बाद है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो सरकार हो गए या फिर जो गैर सरकारी हो गए, उन सारे संगठनों से क्या करना चाहिए, लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जो आपदा प्रबंधन होती है उसकी आवश्यकता क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है जैसे कि आपदा घटने से पहले या फिर आपदा अभी घट चुकी है। ठीक है, तो उससे हम लोग को क्षति जो होती है तो उसी को कम करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आपदा प्रबंधन की हम लोग की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। क्या होता है, तो देखिए जब क्या होती है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा जो है आती हैं तो अधिक से अधिक क्या होती हैं, तो जैविक और अजैविक संसाधनों का क्या होता है, नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षित देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन था हमारा डन। अब आगे देखते हैं हम लोग बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ कैसे आती है तो इसको देख लेते हैं। अति वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है, साथ ही अवसादों के जमाव होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल के भरने के कारण जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है और नदी के तटबंध पर दबाव बढ़ता जाता है। फलस्वरूप तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। मतलब हम लोग रीज़न बता सकते हैं कि बाढ़ कैसे आता है। देखो पहले क्या होगा, अगर पानी अवेलेबल है, मानते हैं कि नदी नालों में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, बहुत अधिक वर्षा होने लगती है, तो इससे क्या होगा कि जो नदी में पानी भरा हुआ है वो तो ऑलरेडी आगे से भरा हुआ है ज़्यादा सा, ठीक है, तो उसमें फिर जो अधिक पानी आएगा वो उसका जो लेवल होगा वो ऊंचा उठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सड़कों पर पानी चला जाएगा, कहीं घरों में, कहीं पूरा बह जाएगा और पूरा फैल जाएगा। पूरा फैलने के कारण क्या होगा कि मतलब चारों ओर पानी ही पानी दिखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जब नदी में क्या होगी, अधिक नदी नाले ये सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाएंगे, उनकी लेवल बढ़ जाएंगी, तो क्या कहेंगे, तो वही हमारा सिंपली वे में कह सकते हैं कि वो हमारा क्या आ जाती हैं, तो बाढ़ आ जाती हैं उससे। ओके, उसके बाद देखो आपदा से आप क्या समझते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि हाँ याद है। ठीक है, और किसी किसी को शेयर भी किया कीजिए इसको, कि ऐसे उन लोग को भी हेल्प मिल सके। हेल्प करना ज़रूरी होता है, ये नहीं सोचिएगा कि हम क्यों करें, हाँ हम खुद पढ़ रहे हैं उसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको शेयर करके पढ़ना चाहिए, तभी आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलो उसके बाद देखो आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा क्या होता है, तो चलो उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसी दुर्घटना जो बिन बुलाए अकस्मात घटती हैं और अल्प समय में ही धन की अपार क्षति पहुंचा देती हैं, आपदा कहलाती है। मतलब एक ऐसी दुर्घटना जो बिना बुलाए आ जाएगी, ठीक है, और वो मतलब अचानक से घट जाती है, ठीक है, और उससे क्या होती है कि कम समय में धन की जो है अपार क्षति पहुंच जाती है। ओके, ऐसी घटनाएं हमें संकट की स्थिति में ला देती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक जीवन को भी भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात घटना जो है आपदा कहलाती हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपदा के कितने प्रकार होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपदा के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ये वो क्वेश्चन है, ये ऊपर से जो क्वेश्चन कराए हैं ना यहाँ तक, ठीक है, ये नहीं है, ये जो क्वेश्चन कराए हैं ना ऊपर से लेकर के, तो ये
सारा क्वेश्चन किसका है, तो ये है आपदा प्रबंधन का आप लोग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब देखो पूछता है हमारा कि कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो देखिए कोयला का विभिन्न प्रकार क्या होता है, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमियस, एक होता है हमारा लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ये 4 प्रकार पाया जाता है कोयला का। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समोच्च रेखा क्या होती है। समोच्च रेखाएं उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती हैं। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण के बाद खींची जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखाएं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि है। मतलब समोच्च रेखाएं वो चीज़ होती हैं कि सबसे प्रदर्शन की जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। और ये जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो भूतल पर यानी समुद्र तल से लेकर के समुद्र तल की जो समान ऊंचाई होती है उससे मिला करके खींची जाती है। और वो रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक रेखा नहीं होती है, काल्पनिक रेखा होती हैं। और जिसको हम लोग कब खींचते हैं, तो जब वास्तविक सर्वेक्षण होती है उसके बाद खींची जाती है। उसके बाद है कि प्रत्येक समोच्च रेखाएं जो होती हैं उसकी लंबाई को हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद ये जो है बादामी रंग से इसको डिनोट किया जाता है और इसको क्या माना जाता है, तो ये मानक विधि होती है। ओके, उसके बाद देखिए अस्तर रंजक क्या होता है। अस्तर रंजक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र के मानक चित्र में विभिन्न सूचनाओं के साथ साथ उचावच प्रदर्शन करने की यह एक उत्तम एवं सरल विधि है। इसमें समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई देखने के लिए एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिया जाता है और अंकों से बनी संख्या को उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करती हैं। और यह तल जो है क्या कहलाती है हमारा, तो इसी तल को हम लोग चिन्हित कर देते हैं। मतलब कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए उस क्षेत्र में हम लोग को क्या करना है, एक मानचित्र बनाया जाता है। ठीक है, मानचित्र के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, तो एक उत्तम और सरल विधि इसको माना जाता है अस्तर रंजक को। और समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंक लिखते हैं और उसी अंक को हम लोग उस स्थान पर समुद्र तल से ऊंचाई तक प्रदर्शित करते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्तर रंजक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण लिखिए। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो वन है वो 7% तक ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि आखिर बिहार में मानते हैं कि हम लोग के यहाँ कम है, वन की अभाव है, तो कैसे है, आखिर उसके कारण बताइए। तो 4 कारण आपसे पूछा है, तो चलिए उसके 4 कारण को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कारण हमारा है कि बिहार से झारखंड के अलग हो जाना। जो बिहार है और झारखंड है, यहाँ पर क्या था कि बिहार झारखंड में क्या था कि बहुत ज़्यादा वन वगैरह उद्योग वगैरह वहाँ चले गए झारखंड में। जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो जो वन बच गए उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देना। मतलब जब अलग हो गया था बिहार झारखंड, तो जब बचा हुआ था वन बिहार में तो उसके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया था। इससे भी ज़्यादा हम मतलब दिक्कत हुई हम लोग को। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुत्पादन के लिए जमीन हेतु वनों की कटाई। मतलब जनसंख्या दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही है, रुक तो नहीं रही है। तो इससे क्या हो रही थी, जो जनसंख्या है वो अन्न उत्पादन के लिए ज़मीन में क्या कर रही है, तो वनों की कटाई कर दे रही है। इसके कारण भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद सड़कों के चौड़ीकरण तथा रिहायशी मकानों को बनाने हेतु पेड़ों की कटाई। मतलब कि सड़क जो हो रहे हैं वो भी लोगों के लिए क्या चाहिए, चौड़ी चाहिए। तो लोग चौड़ी करेंगे तो पेड़ तो कटाई होगी ही। और लोगों को क्या चाहिए कि एक आराम से ज़िंदगी, महल जैसा एक घर चाहिए जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है। घर बनाया जाता है तो उसमें कुछ काच लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि महल भी बनाया जाता है, मकान वगैरह तो उसमें भी यूज़ होता है। तो यही 4 कारण थे। बिहार में विद्युत जल विकास पर प्रकाश डालिए। मतलब बिहार जो है उसमें जल विद्युत विकास जो है उस चीज़ पे प्रकाश डालना है कि क्या होता है। तो देखिए
बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है, बिहार में भी ये चीज़ विकास हो रहा है जल विद्युत का। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, वरुण, पश्चिमी चंपारण, कटैया विद्युत केंद्रों में हो रही है। 1 मिनट, वो कभी कभी मैसेज आ जाता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद है विद्युत केंद्रों से हो रही हैं। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियाँ जैसे गंडक हो गई, बागमती हो गई, यहाँ पर जल विद्युत केंद्र जो है निर्माणाधीन हो रही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर बताइए। सार्वजनिक और निजी उद्योग जो होते हैं उसमें अंतर क्या है? तो देखो, सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जैसे कि दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर में जो उद्योग है वो सार्वजनिक है। भिलाई हो गया, राउरकेला का खाना हो गया, कारखाना हो गया, खाना बोल रहे हैं, ठीक है, राउरकेला का जो कारखाना है वो हो गया। तो यहाँ सब भी क्या होता है, तो ये जो 3 हम नाम बताए, राउरकेला का कारखाना, तो ये 3 जो दुर्गापुर, भिलाई, ये 3 जो बताए हम, वो क्या है, तो वो सार्वजनिक है। कैसे सार्वजनिक है? तो मतलब इसका जो है देखभाल या फिर इसका संचालन कौन करता है? सरकार करता है। उसके बाद देखो, जबकि निजी उद्योग वैसे उद्योग है जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथों में होता है। मतलब निजी वो कहलाता है जो मतलब एक विशेष व्यक्ति चलाता है, ठीक है, और उसको चलाने में सहकारी समिति का हाथ होता है। जैसे कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, उसके बाद जमशेदपुर का कारखाना है। तो ये एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल के साथ पूछता है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। नदी घाटी परियोजनाओं में के अनेक उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। आप लोग तो जानते हैं कि नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं, तो वो एक साथ बहुत सारे कामों को करती हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? एक तरफ से उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई का प्रबंधन, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतः स्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण और मछली पालन का विकास इत्यादि होता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? तो नदी घाटी परियोजनाओं को होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। डन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 1967 में प्रारंभ करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। मतलब ये जो हरित क्रांति जब शुरू हुई थी 1966 से लेकर के 1967 में, तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संस्करण और बौने बीजों के उपयोग से सफल उत्पादन में वृद्धि करना। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? कि हमारे देश में जो सिंचित है या फिर असिंचित कृषि क्षेत्र है वहाँ पर अधिक उपज हो, जैसे कि संकरण हो गए या फिर बौने बीज हो गए, तो उन सभी का उपयोग करके हम लोग फसल जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि किया जाए, इसीलिए हरित क्रांति हुई थी। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण करने से जीवनो उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। उसके बाद है कि पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल हो गया, स्नेहक हो गया, कीटनाशक दवाई हो गया, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक तथा मोमबत्ती। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो पेट्रोल से बनाई जाती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, पूछता है। सागर
स्मार्ट क्या सागर सम्राट क्या होता है? तो सागर सम्राट जो है मुंबई का हाई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कार्यरत एक जलायन है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कुंभ की खुदाई का कार्य करता है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सागर मार्ट क्या होता है। तो सागर मार्ट जो है मुंबई में है, क्या है? तो एक हाई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और ये क्या करता है, जल के अंदर, पानी के अंदर, ये समुद्र में काम करता है। पानी के अंदर क्या करता है, वहाँ से तेल का खुदाई करके, मतलब खुदाई करके तेल निकालता है वहाँ से, ठीक है। आप लोग इससे परिचित हो गए कि क्या होता है। उसके बाद देखिए चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खनिज पदार्थों में चूने पत्थर का एक महत्वपूर्ण खनिज है। मतलब खनिज पदार्थ जो होता है वो पदार्थों में से क्या है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है। इसका उपयोग बहुत से उद्योगों जैसे सीमेंट हो गया, चूना, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, रासायनिक खाद हो, स्टील, कपड़ा उद्योग, चीनी, कागज़ और चमड़े आदि जैसे उद्योग में होता है। ये सारी चूना पत्थर का उपयोग हम लोग यहाँ जैसे चीज़, जैसे कपड़ा हो गया उद्योग, चीनी मिल, कागज़, चमड़े, इन सारी चीज़ों में करते हैं इसका उपयोग, ओके। उसके बाद है खनिज क्या होता है। तो खनिज देखिए, खनिज मूलतः शब्द खनि प्लस ज अर्थात खान से उत्पन्न चीज़ें, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, तो हमारे खनिज के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए चिपकू आंदोलन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। चलो, चिपकू आंदोलन क्या होता है, तो 1970 के दशक में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के हुआ था। मतलब ये चिपकू आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1970 के दशक में। और कौन शुरू किया था इसको, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसको याद रखिएगा कि चिपकू आंदोलन किसने शुरू किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद देखिए सरकार ने आदिवासी समुदाय में एक प्रवेश अंगू के पेड़ काटने पर रोक लगा दिया था। सरकार क्या की थी कि जो लोग होते हैं ना, उनको क्या किया था कि जो अंगू के पेड़ होते हैं, ठीक है, अंगू के पेड़ होते हैं, तो उनको बोल दिया गया कि आप लोग अंगू के पेड़ नहीं काटिए, ठीक है। उसके बाद है पुनः पेड़ काटने का ठेका खेल सामग्री बनाने वाली एक कंपनी को दे दिया गया, जिससे लोगों में भारी विरोध किया। मतलब आदिवासी लोग जो थे उनको बोला गया कि आप लोग पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब और सारे लोग आए, जैसे खेल की सामग्री, खेल का जो सामान बनता है, तो वो सारी बनाने के लिए जब कंपनियां आई तो लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि जब आदिवासी लोग को काटने के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कैसे काटने को मिलेगा, तो इसीलिए लोगों ने उनका विरोध किया। उसके बाद है कि चिपकू आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, जिसमें लोगों ने पेड़ से चिपक कर उनके काटे जाने का विरोध किया। अर्थात यह एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद है अभ्रक का उपयोग क्या होता है। देखिए अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है। विद्युत का असंवाहक होने के कारण इसका उपयोग कैसेंडर, कंप्यूटर और टेलीफोन डायनेमो आदि में काम आता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण ये जो होता है क्या चीज़ में, तो यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भीटियाँ और आदि में भी प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। जल संकट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल संकट बोलते हैं। भारत में जल संकट की समस्याएं जो है मुख्यतः दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में इंगित किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो लौह अयस्क के 3 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्योटाइट। ओके, उसके बाद है संसाधन। संसाधन की परिभाषा क्या होती है। तो देखो संसाधन की परिभाषा क्या होती है, मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन हैं। दूसरे शब्दों में जिन संसाधनों से मानव की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है वे सभी संसाधन कहलाती हैं। ओके, ध्यान रखना। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या होती है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, हमारा संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता है कि संसाधनों का मानव जो है अधिकाधिक लाभान्वित रहता है और संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित होती है। भावी पीढ़ी को ध्यान रखते हुए संसाधनों का संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। ओके, ये भी क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखिए क्या होती हैं हमारी, तो वैसी परियोजनाएं जिनके साथ एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे नदी घाटी पर बड़े बड़े बांध लगाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके बाद है कि नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव जो रूप होता है उस चीज़ में उपयोग किया जाए। उसके बाद जल संकट के क्या उपयोग हो सकते हैं इसको बताना है। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। जल संकट के अनेक उपयोग हैं। जल संसाधन उपयोग कृषि में सिंचाई के अलावा मनुष्य में पशुओं और अन्य जीवों को पाने के लिए किया जाता है। शक्ति उत्पादन, गंदे पानी को बहाने, सफाई कार्य, घोंघा, मछली पालन, मनोरंजन, औद्योगिक कार्य और सौर परिवहन आदि के लिए किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये ज्योग्राफी का था और पूरा है 1 चैप्टर से लेकर के 8 तक। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और 1 से 2 बार भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जब भी याद हो जाए तो आप तो बता दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।